अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। दुनिया काफ़ी बेहिस हो गई है और बेहिस इंसान तभी होता है जब वो अगले को दुख पहुंचाए, चोट पहुंचाए, ज़ख्म पहुंचाए और उसको कुछ भी महसूस ना हो। अब अगले को तो ये पहुंचाना बड़ा आसान है क्योंकि उसका दर्द आपको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन आप खुद सोचें अगर आपके अंदर एक ऐसी कैफियत हो जिसमें आपको किसी किस्म का दर्द महसूस ना हो रहा हो और दर्द के साथ साथ आपको एहसास भी ख़त्म हो जाए किसी जगह का, तो होता क्या है कि उसके ऊपर चोटें लगती रहती हैं, ज़ख्म बनता जाता है, ज़ख्म नासूर बन जाता है और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब खुदा ना खास्ता वो हिस्सा आपको काटना ही पड़ जाता है। मैं बात कर रही हूँ डायबिटिक फुट की। हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये मर्ज़ जो है वो पनप रहा है, हमें वाकई शुगर है, हमें इसकी दवा लेनी है। हम सोचते हैं बस चंद दिन दवा ली और फिर छोड़ दी। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो हमारी आंखों, गुर्दों, दिल, इन सब के साथ साथ हमारे पैरों में पहले जलन होती है, सुइयाँ चुभती हैं और फिर एहसास पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। एहसास ख़त्म होता है, चोटें लगना शुरू हो जाती है और फिर वो ज़ख्म इस कदर ख़राब हो जाता है कि आधे से ज़्यादा लोगों का पैर जो है वो काट देना पड़ता है और उसके बाद वो ज़िंदगी भर के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी फैमिली पे, डिप्रेस हो जाते हैं, काम नहीं कर सकते और बहुत सारी चीज़ें। तो इसका क्या हल है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं और इसके साथ बहुत सारी और चीज़ें जो कि हमारे हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, हमारी बॉडी के बैलेंस से रिलेटेड होती हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और हमारी गेस्ट है हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, इंचार्ज हैं ये होली फैमिली हॉस्पिटल में डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी की, डॉक्टर मदीहा नज़र। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बताइए डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि जो आपका फुट है उसके ऊपर आपको बिल्कुल फील ही नहीं होता, ठंडा गर्म फील नहीं हो रहा, जल रहा है, चोट लग रही है, एक तो वो फील नहीं होता, दूसरा क्या स्पेसिफिक केयर हमें करनी चाहिए इस फुट की, और फिर खुदा ना खास्ता ज़ख्म हो जाए तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं और स्पेशली जो नई ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं उनके बारे में। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको हमारे पॉपुलेशन में बहुत इग्नोर किया जा रहा है और हम इसको हाईलाइट बार बार इसीलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेज वो ना आए कि जिस स्टेज पे हम, आपने कहा कि लिम्ब की एम्पुटेशन हो या उसको काटा जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ब्लड शुगर्स वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो हमारी अवाम है, हमारा एक बड़ा गलत नॉर्म क्रिएट कर दिया गया है। वो नॉर्म क्या है? वो नॉर्म ये है कि जी आपकी शुगर 200-250 रहेगी, दैट इज़ ओके। अगर आपकी शुगर 500 है तो वो हम 300 पे ले आएंगे तो दैट इज़ ओके। ये बात नहीं है। हमारा मकसद आपको दवाइयाँ देने का, आपको इंसुलिन देने का सिर्फ एक है, वो ये कि आपका ब्लड शुगर लेवल वहाँ वापस लाएं जहाँ पे आप एक नॉर्मल बंदे की शुगर होती है, एक ऐसे बंदे की शुगर जिसको शुगर नहीं है, हम वही लेवल वापस लेके आएँ। ये हमारा दवाइयाँ देने का मकसद है, ये हमारा इंसुलिन देने का मकसद है। इस मकसद को जब हम पूरा कर लेते हैं तो फिर पेशेंट नॉर्मल रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप कुछ ज़्यादा शुगर हो तब तो लोग परेशान होकर आ ही जाते हैं। प्रॉब्लम हमें ज़्यादा वहाँ आ रही है जहाँ पे शुगर दरमियान में रहती है, लाइक 200-250। वहाँ पे जब लोग 4-5 साल गुजार लेते हैं, उसके बाद उनकी जो नर्व्स हैं, शुरू में तो आपने कहा कि पिन्स एंड नीडल्स होती हैं, पाँव जलते हैं, वो एक किस्म, बिल्कुल वो आपका पाँव एक किस्म का चीख रहा होता है कि जी ब्लड शुगर ठीक करें, वो नहीं करते। वहाँ पर कुछ लोग जो कॉमनली ये देखा गया है कि दवाइयाँ ऐसी ले लेते हैं कि वो अपने पेन को दबा देते हैं। नतीजा ये होता है कि आपकी नर्व्स बर्न आउट हो जाती हैं और उनमें सेंसेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और 5 सालों बाद अचानक से फिर वो लोग कहते हैं कि जी अब सुन हो रहे हैं। वो सुन इसलिए हो रहे होते हैं कि उससे पहले जब वो चीख रहे होते हैं उस स्टेज पे कुछ नहीं किया जाता, ये वजह होती है। फिर जब एक बार सुन हो जाते हैं तो आपने कहा कि जी उसमें फिर बहुत फ्रीक्वेंट ज़ख्म बनते हैं। ज़ख्म क्यों बनते हैं? वजह हमारा फुट केयर अच्छा नहीं है। हमारी आवाम अपने जूतों पे पैसा खर्चना पसंद नहीं करती है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जूतों पे स्पेंड करना पड़ेगा। आपको जूता ऐसा लेना होगा जिसमें फोम लगा हुआ हो, आपको जूता ऐसा लेना होगा कि जिसका सोल बहुत मोटा हो, आपको जूता ऐसा लेना होगा जिसके ऊपर स्ट्रैप्स हों और वो स्ट्रैप्स जो हैं वो आप ख़ुद बंद ना करें और दूसरा भी जो बंदा बंद करे वो ये देखे कि ये इतना टाइट तो नहीं है कि पाँव पे रेडनेस आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपको तो खुद फील ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कि काट रहा है नहीं है। और दूसरा बंदा जब टाई करेगा ना, वो ये टाई करेगा, कोशिश होगी उसका बंद करने की, जी पाँव फिक्स हो जाए। उसमें ज़रूरी चीज़ है कि आप ये देखें कि जब आपने उसको पाँव का स्ट्रैप बांधा है उसके बाद थोड़ी देर 5 मिनट बाद खोल के देखेंगे कि कहीं रेडनेस तो नहीं आ रही, दैट मीन्स कि वो टाइट है वहाँ से, ठीक है। और दूसरा, जूता आपका हर साल चेंज होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप फोम वाला जूता लें, उसका फोम दब जाए और उसके अंदर से वो जो है वो सारा घिस जाए और फिर आप उसको 5-4 साल बाद चेंज कर रहे हो। तो हमारी आवाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे फुट केयर में ये है कि आपका जूता जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों का ज़ख़म बन चुका होता है, जिन लोगों की खुदा न खासा कोई एम्पुटेशन हो चुकी होती है, उनके लिए कस्टमाइज शूज़ होते हैं। वो नॉर्मल
नॉर्मल शूज़ नहीं पहन सकते। उनके वो शूज़ होते हैं कि उनकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से की जाए कि वो जूता जो है वहाँ पे अल्सर ना बनाए। उसके लिए फिर हम ऑर्थोटिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा। ऑर्थोटिस्ट वो जूता बनाता है, तो ये बड़ा तो इम्पॉर्टेंट यहाँ है। पे पाकिस्तान में जैसे होली फैमिली में इस तरह के ऑर्थोटिस्ट मौजूद हैं कि अगर कोई है जिसको वाकई जूता बनवाना है स्पेसिफिक, तो ये क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा हमारी देखिए, आप बताइए ऑर्थोटिस्ट जो है ना, ऑडियंस को। हमने तो ऑन बोर्ड लिया हुआ है अभी प्राइवेट ऑर्थोटिस्ट को, ठीक है। जिसकी तरफ हम भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी वो हैं जिनका एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा आ रहा है, हमने वूंड हीलिंग देखी है। ठीक है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेटअप में ऑर्थोटिस्ट की फैसिलिटी लाना चाहते हैं तो फिर हमें पोस्ट क्रिएट करनी होगी और फिर हमें सेटअप देना होगा जिसमें वहाँ पे ज़ाहिर है जूते बनेंगे। इट्स लाइक कारखाना टाइप एक किस्म की फैक्ट्री होगी जहाँ पे आप शूज़ बनाएंगे और डिस्प्ले करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो स्टेज हमारे इस वक्त डायबिटीज़ की हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं कि हम टॉप पे खड़े हैं, हम कॉम्प्लिकेशन में भी टॉप पे हो जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की इन द नियर फ्यूचर हमें ये डिपार्टमेंट चाहिए होगा हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि जहाँ हमारा ऑर्थोटिस्ट ऑन बोर्ड हो। पोडियाट्रिस्ट की बात करते हैं तो मैं अपने हॉस्पिटल में पोडियाट्रिस्ट जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आई एम द फिजिशियन सर्जन। मैं ख़ुद पेशेंट्स की डिब्रीडमेंट करती हूँ, मैं ख़ुद पेशेंट्स की अल्सर्स की ट्रीट करती हूँ, और उसमें जो हम नई थेरेपी यूज़ कर रहे हैं वो रीजनरेटिव मेडिसिन है। आपने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा, जो कि फेस में ग्लोइंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स इन डायबिटिक ज़ख़म की ट्रीटमेंट में। हम फुट की बात करते हैं, हम ज़ख़म हर जगह देखते हैं, हम कमर पे देखते हैं, हम टांगों पे देखते हैं, हम पेट पे देखते हैं, हम ब्रेस्ट पे देखते हैं। उन सब की हीलिंग के लिए फिर हम रैपिड हीलिंग के लिए हम लोग जो मरहम हम यूज़ करते हैं वो हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी से बनाते हैं। इट हैज़ ऑल गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्रीटेड मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स विद इट और रिकवरी बहुत अच्छी होती अच्छा, है। जब हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की बात करते हैं तो बेसिकली आपका खून लिया जाता है और उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को अलग किया जाता है और वो ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हीलिंग में या किसी भी ज़ख़म को सही करने में काम करते हैं, इसीलिए वो स्किन में भी यूज़ किया जाता है ताकि वो कोलेजन को रीमॉडल करे, और हेयर फॉल में भी यूज़ किया जाता है ताकि हेयर ग्रोथ हो। उसी तरह से वो उसको बहुत सारे लोग स्टेम सेल थेरेपी का भी नाम दे रहे होते हैं और बेशहारा डिफरेंट चीज़ें जो हैं, बेतहाशा डिफरेंट और नाम भी दिए जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRP आप जाके अगर डायबिटिक फुट में ज़ख़म बढ़ चुका है और कराएंगे तो उसकी डेफिनेटली जो है वो अच्छी प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लेम करके कुछ किस्म के कोल्ड लेज़र्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इस लेज़र थेरेपी से भी हम जो है उसी तरह की रीजनरेशन अचीव कर रहे हैं, या कुछ लोग ड्राई नीडलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये सब तो क्या आप ये इन सारी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं या आर यू स्टिकिंग जस्ट टू द कन्वेंशनल? हम कन्वेंशनल देखें, प्लेटर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में PRP प्रोवाइड करना भी, इसका इंग्रेडिएंट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो जो सेटअप हम रन कर रहे हैं अभी और हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि वी डोंट हैव टू मूव ऑन टू द मोर एक्सपेंसिव मोडेलिटीज़। लेकिन ये कि इस पे काफ़ी वर्क हो रहा है और ये भी एक मोडेलिटी है जिसको मैंने बहुत सक्सेसफुल पाया। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगी आज आप? जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछने काफ़ी अच्छा वो है जो टॉपिक है और मेरे आसानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना है कि शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनकी आधी टांग अगर किसी उस पर काट दी जाती है, ये आपको खैर पता है इस चीज़ का ऑपरेशन हो, तो वो शूज़ लेते हैं बना बनाया, वो हाफ शूज़ जो होता है, तो उससे उनको कोई साइड इफेक्ट होता है या वो भी इसी किस्म का कोई चेक करके लेना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, प्लीज अगर ये बता देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये प्रोस्थेटिक लिम्ब की बात, आर्टिफिशियल लिम्ब की बात हो रही। इसमें देखें जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी फिटिंग ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो वो नीचे से जो एम्पुटेटेड स्टम्प है वहाँ पे अगर आप प्रेशर ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे भी अल्सर बनेगा। दूसरा ये कि इसको यूज़ करने के लिए आपको साथ में एक थेरेपिस्ट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उनको चलाए और उनको बताए कि इस लिम्ब को यूज़ कैसे करना है। लेकिन ये कि एक दफ़ा जब आपकी लिम्ब की यूजेज आप फेमिलियर हो जाते हैं तो लोग बहुत सारे काम उसके साथ कर लेते हैं, लोग गाड़ियाँ भी चला लेते हैं, लोग चल भी लेते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस है कि जो कि करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज़ को ये एहसास हो कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, देयर इज़ लाइफ अहेड। आप आर्टिफिशियल लिम्ब के ज़रिए हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि हम केयर भी नहीं करते और एक चीज़ ख़राब होती है तो उसको ख़राब होने देते हैं, उसको बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं। एक और चीज़ पे भी बात कीजिए कि जो हाइजीन है, हमारे यहाँ बहुत ख़राब हाइजीन होता है, फुट हाइजीन, वही जूता हमेशा के लिए होता है और उसके अंदर
काई भी जम जाती है और फिर क्योंकि अब इतनी गर्मी है, स्वेट कर रहा होता है इंसान पूरे दिन के बाद, उसको ना धोते हैं ना साफ करते हैं, तो उसकी वजह से भी बार बार इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टेड वुंड भी मजीद इन्फेक्शन हो जाता है और री इन्फेक्शन, आपने डिब्राइडमेंट कर भी दी, साफ कर भी दिया डॉक्टर ने, तो फिर इन्फेक्ट हो जाता है। वो आके डॉक्टर को कहते हैं तो इन्फेक्ट हो गया, लेकिन उनकी अपनी हाइजीन घर पे बहुत बुरी होती है। तो इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ पे मतलब ये कि मैं पेशेंट्स देखती हूँ जब मेरे पास आते हैं ना, तो उनके नीचे काफ़ी डस्ट लगी होती है। घर में नंगे पाँव आप चलें और उसके बाद आप वही जूता पहन लें। दूसरा ये कि गर्मी और सर्दी का जूता डिफरेंट होता है। गर्मियों में आप जॉगर्स अगर पहनेंगे डे टाइम में तो आपको स्वेटिंग होगी, ठीक है ना। और अगर आप चमड़े का, जो हमारे बहुत से लोग खेड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो चमड़े का जूता है। डायबिटिक पेशेंट्स में खेड़ियाँ आगे से पाँव दबा देती हैं, चमड़ा जो है वो आपकी हवा नहीं अंदर जाने देता, नीचे का जो सोल है वो हार्ड होता है, वो कैलस फॉर्मेशन कर देता है। आपका जूता जो है ना, सबसे बेस्ट ये है कि गर्मियों में आप फोम वाला जूता लें, सैंडल्स लें, स्ट्रैप्स वाली लें, और सर्दियों में आप जॉगर्स का यूज़ करें। लेकिन जी जॉगर्स और जुराबें, आपको उसको पहनने से पहले आपके पाँव साफ़ होने चाहिए, आपके पाँव गंदे नहीं होने चाहिए। फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर की जानिब हैं हम। मेरा ख्याल है कॉलर जो है वो जूता ख़रीदने चले गए हैं। ठीक, अच्छा, अब ये तो हमने बात की डायबिटिक फुट के ऊपर से अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की। स्पेशली छुट्टियां हैं आजकल, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है लोग वो जा रहे होते हैं, बाहर खाने खा रहे होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ही कार्बोहाइड्रेट रिच खाना होता है कि हमारा रोटी, चावल, नान, कुलचे, पैटीज़, केक, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा जोर होता है। हम लोग बाकी चीज़ों पे इतना प्रोटीन की तरफ नहीं जाते, और लोग रियलाइज़ नहीं करते कि सिर्फ चीनी या मिठाई नहीं, यही चीज़ें भी हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल को बिल्कुल ख़राब कर सकती हैं। प्लस फिजी ड्रिंक्स हो गए, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो इसके ऊपर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और कंप्लायंस विद मेडिकेशन, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लीजिए। बस यही है कि आपने खुद ही कह दिया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत रोल है। हमारे लोग नशास्ता से अनफेमिलियर हैं, हमारे लोगों का ख्याल है कि बस हम चीनी बंद कर देंगे, दैट इज़ ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे स्टेपल डाइट हमारा आटा है। इसमें रिफाइंड आटा और सफ़ेद आटा, वो जब यूज़ किया जाता है तो पेशेंट्स में हम बहुत डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। हमें होल ग्रेन आटे की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे उसमें सिंपल आटा जो है वो आपके गंदम का आटा है। गंदम का आटा आप यूज़ करें। अगर आप उसमें ग्रेन्स मोर शामिल करना चाहते हैं तो आप उसमें जौ शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ शुगर फ्री आटे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें वो बेसन का आटा शामिल कर रहे हैं, जिसमें वो क्या आलमंड का, बादाम का आटा, कोकोनट का आटा। हाँ, देखिए एक बात मैं बताऊँ कि आपका आटा इन द लॉन्ग रन, क्या आप सारी ज़िंदगी वो यूज़ कर सकते हैं? बात ये है। और क्या, और आपका जो भी आपकी थेरेपी होगी, चाहे टैबलेट्स हो चाहे इंसुलिन हो, हम वो आपकी स्टेपल डाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंट चेंज होगा आपके आटे में, कभी गंदम का, कभी रिफाइंड, कभी शुगर फ्री, आपके शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं रहेंगे। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें आपके लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी ये है कि आप थोड़ा बहुत अपना टाइमिंग फ़िक्स करें अपनी डाइट का, अपने सोने का, ताकि आपकी जो थेरेपी है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टेड रहे। जितना फ्रीक्वेंट चेंज होगा, मील्स को स्किप करना, कभी खाना कभी ना खाना, लेट नाइट खाना, और फिर कहना कि जी फिर आधे घंटे के अंदर या घंटे के अंदर सो जाना, ये सब इम्पैक्ट्स आपके शुगर पे लाएंगे। तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, और एक लाइफस्टाइल अच्छा यही है कि आप कम से कम 3 घंटे का गैप दें सोने से पहले, और तब आप जो है ना वो खाना पीना अपना करें। और मेन चीज़ यही है कि कार्ब्स में आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। बिस्किट्स को हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ समझा जाता है कि बड़े लाइट से हैं, हल्के हैं। रस को बड़ा हल्का समझा जाता है, बड़े लाइट से हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम तोल के नहीं देखते कि क्या हल्का है, हम जो है ये देखते हैं कि वो बना किससे है। तो हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैदा, अंडा और ऑयल यूज़ होता है। घर में आप बिस्किट बनाए ना, कम से कम 1 कप ऑयल तो डल जाता है, चीनी भी 1 कप डल जाती है। तो ये चीज़ हमारी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को जो है ना आप ट्रीट के तौर पे लें। कभी महीने में एक बार कहीं गए तो चलो ये खा लिया, लेकिन इसको अपनी रूटीन की डाइट में शामिल करना डेली घर में वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब ये भी है ना कि सुबह आपने मिल्क शेक बना लिया आम का, उसके बाद दोपहर में भी आपने आम खिला दिए, रात को आपने आम का सूफले या केक या मूस बना के वो भी खिला दिया, फिर आम की चटनी भी कर ली। अब ये कितना आम जो है वो ठीक है एक नॉर्मल इंसान के लिए, और कितना जो है एक प्री डायबिटिक को पुश कर सकता है टुवर्ड्स डायबिटीज़, और जिन लोगों को फुल ब्लोन डायबिटीज़ है उनके लिए कितना।
देखिए मैं फ्रूट्स हम खिलाते हैं, बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन देखिए फ्रूट की एक क्वांटिटी होगी। यूजुअली हम 15 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट एडवाइस करते हैं, वो तकरीबन हाफ फ्रूट बन जाता है। आप हाफ फ्रूट अ डे ले लें, दैट इज़ सफिशेंट। लेकिन जब आप फ्रूट्स को एक और कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। मकसद ये है कि अगर आप आम को दूध के साथ मिला देते हैं तो फिर जितनी शुगर आम ने बढ़ानी है वो थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ाएगा उससे। इसलिए लिक्विड कैलोरीज जो है ना, जो भी चीज़ है जिसको आप पानी की सूरत में लेते हैं, वो आपको शुगर भी दे रही हैं, वो आपको कैलोरीज भी दे रही हैं और एनर्जी भी दे रही हैं। लेकिन ये कि उसके मुकाबले में अगर आप फल खाते हैं तो आपको कम कैलोरीज मिलती हैं, कम शुगर मिलती है, फाइबर भी मिल जाता है साथ ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जूसेस और मिल्क शेक्स जो है ना, ये उन लोगों के लिए हैं कि जो उतना ही एक्सरसाइज करते हैं, जो मुशक्क़त वाला काम करते हैं, वो ये चीज़ें लें। अगर हमने घर में ही सारा दिन रहना है तो हम इन चीज़ों को ले के जो है अपना वेट भी पुट ऑन करेंगे और हम अपनी शुगर भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्योंकि गर्मियाँ हैं और जो लोग इंसुलिन यूज़ करते हैं उन्हें इंसुलिन स्टोरेज का बहुत मसला होता है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, बिजली नहीं होती, ये सब। तो आइडियल इंसुलिन स्टोरेज के क्या तरीके हैं और क्या ख़राब हो सकता है एक्सपायरी या व्हाट्सएवर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए फॉर द कॉमन मैन। बस ये इंसुलिन का ये है कि आइडियली तो उसको आपको फ्रिज में रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऊपर लिखा ज़रूर होता है रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, लेकिन हमारा रूम टेम्परेचर बहुत हाई है। वो अगर हम यूरोप साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर भी कम होता है। और दूसरा ये कि बाज़ार में आपको पाउचेस मिल जाते हैं, उनके अंदर जेल पैड्स होते हैं। उस जेल को आप फ्रिज में रखें तो वो बर्फ़ बन जाता है और उसमें आप 12 घंटे के लिए इंसुलिन कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और जो भी बंदा इंसुलिन पे है उसके लिए जेल पैड या वो पाउच होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए। फिर हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं। गांव में ये है कि वहाँ पे छाँव में, गड्ढे में अगर आप थोड़ा बहुत नीचे करके इंसुलिन रख देते हैं तो वो भी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। फिर लोग कूलर्स यूज़ करते हैं, आप कूलर में एक दफ़ा बर्फ़ रख देते हैं, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो ढक्कन है उसके ऊपर इंसुलिन रख देते हैं, वो भी कूल रहती है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो आजकल नई मेडिकेशन है, जो इंसुलिन तो चले हम टाइप 1 डायबिटिक्स या टाइप 2 के अनकंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन में काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं अब तो, और स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए भी यूज़ हो रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उसको एडवाइस करती हैं, नहीं करती? फॉर डायबिटिक्स तो येस, बट फॉर ऑल अदर पीपल शुड दे बी यूजिंग इट, एंड डज इट कॉज एनीथिंग लाइक पैंक्रियाटाइटिस एंड ऑल ऑफ दैट? इसमें डायबिटीज़ में तो जी जो हमारा GLP यूज़ हो रहा है वो अवेलेबल है, बट पॉइंट आउट ये करना कि बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम उसको यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन पहले पेशेंट को ऑप्शन देते हैं। हमारे पास जी सब लोग आते हैं, हमारे पास टैक्सी ड्राइवर भी आएगा, हमारे पास होटल का मालिक भी आएगा, रेडी वाला भी आएगा। हमने सबकी शुगर कंट्रोल करनी है और हम ऑप्शंस जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को देते हैं। GLP बहुत कमाल है, बिल्कुल शुगर्स कंट्रोल हो जाती हैं। टाइप 2 में यूज़ होती है, टाइप 1 में यूज़ नहीं होती है। और वेट लॉस के लिए जो यूज़ की जाती है वो GLP मुख्तलिफ है। इसमें यहाँ पे PCOS की मैं बात करूँगी कि हमारी बच्चियाँ जो हैं जिनके बहुत ज़्यादा वेट और उनकी इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा PCOS की वजह से, उनमें हम वेट लॉस इंजेक्शन यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जी आपका एक बात मैं, क्योंकि लिटरेचर में ये रिपोर्ट ज़रूर हुआ है पैनक्रियाटाइटिस का, लेकिन जब उसका इंसिडेंस नॉर्मल लोगों के मुकाबले में देखा गया तो वो सेम है। तो ये प्रूवन कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि जी इससे पैनक्रियाटाइटिस होता है, बहुत ही कम रिस्क है और वो भी जो है ना 100% श्योरिटी के साथ नहीं दिया गया है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें कि आपका थायराइड का कैंसर की हिस्ट्री जो है उसमें फिर हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं, वो हम ले लेते हैं। अदरवाइज़ इसकी टॉलरेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मैंने लोगों में इस्तेमाल कराया एंड आई हैवंट सीन एनी साइड इफ़ेक्ट्स। जो वाहिद साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से हम रोकते हैं वो ये है कि जिससे नौजिया और डायरिया हो जाता है। अगर वो इनटॉलरेबल हो ना तो फिर हम कम कर देते हैं या हम बंद कर देते हैं, अदरवाइज लेकिन आप इसके बारे में ये कैसे कह सकती हैं कि जो लोग इसको अब्यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, आप देखें पीपल हु आर नॉट एक्चुअली, जिनका BMI बहुत हाई नहीं है, ओबेसिटी में नहीं भी आते, डायबिटिक नहीं भी है, लेकिन वो शौक किया जस्ट टू बी वेरी वेरी स्लिम, दे आर यूजिंग इट एंड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एंड सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू सच पीपल? नहीं, देखिए आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना, आपकी बॉडी एक चीज़ की आदी हो रही है जिसमें GLPs जो हैं वो ये करेंगे कि आपकी शुगर लेवल्स को डाउनवर्ड मेंटेन करेंगे, आपकी एपिटाइट को जो है वो सुप्रेस कर देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है कि वो हमेशा वापस जाने की कोशिश करती है। जब आप GLP रोकते हैं ना तो फिर आपकी भूख एकदम से वापस आती है, बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा आती है कि पेशेंट परेशान हो जाता है, ठीक है ना। तो अपनी नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है एक चीज़ की तो उसको खामखा में अब्यूज़ करने से आप आगे की जो है ना प्रॉब्लम्स अपने लिए यू कैन नॉट टेक इट फॉरएवर, यू हैव टू इवेंचुअली स्टॉप इट। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं थायराइड के ऊपर। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा उनको वेट लॉस हो चुका होता है, गर्मी बहुत लग रही होती है, एजिटेशन हो रही होती है, गोइटर किसी को होता है नहीं होता, और बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये जो इनको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं ये असल में थायराइड है कि नहीं, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे वो हेयर फॉल के साथ, ठंड लगने के साथ। तो थोड़ा सा आप इन डिटेल बता सकती हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं दैट पॉइंट आउट कि उनको जाके इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर की, और फिर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल है कि मैं आपको एक बात कहूँ, ज़्यादातर लोगों में जब हम कराते हैं तो वो नॉर्मल ही होता है, लोग खुद से करा के आ जाते हैं थायराइड का। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनके सबटल से सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा उनको स्लोनेस हो रही होती है, थोड़ा सा वो कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, माइल्ड सा वेट गेन होता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, उनमें हम ज़्यादा देखते हैं ओल्ड एज में कि थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो अननोटिस जा रहा होता है। इसी तरह आपने कहा कि जी पेशेंट्स जिनका थायराइड ओवर एक्टिव होता है, उनको वेट लॉस हो रहा होता है, उनको स्वेटिंग हो रही होती है। इसमें भी ज़्यादातर लोग वो होते हैं कि जिनका हल्का फुल्का बुखार हो रहा होता है, फीवर हो रहा होता है, और उसमें हम लोग जो है जब थायराइड करवाते हैं तो वो हमें मिलता है कि वो उसमें एक्सेसिव है। लेकिन एक्सेसिव और कम होने की तो ट्रीटमेंट चले, एक गोली है, लेकिन एक्सेसिव में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं। हमने ये देखना होता है कि क्या पूरा ग्लैंड ओवर एक्टिव है, क्या उसके अंदर कोई ख़ास हिस्सा है जिसमें कि हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, उसमें फिर हम थायराइड का स्कैन करवाते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो डिपेंड करता है कि क्या आपका पूरा ग्लैंड ओवर एक्टिव है। उसमें भी ये देखा जाता है कि बाज़ औक़ात जब पूरा ग्लैंड ओवर एक्टिव है, उसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, उसमें कभी कभी पेशेंट की दवाई जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो रिमिशन में चले जाते हैं, और कभी एकदम से रिलैप्स हो जाता है, दोबारा से दवाई देनी पड़ती है। तो इन पेशेंट्स का फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर 6 महीने बाद उनका एक थायराइड का टेस्ट हो जाए, TSH, और वो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उनकी थेरेपी जो है वो चेंज करें। यहाँ पर रेडियो एक्टिव आयोडीन का रोल भी आ जाता है कि बाज़ औक़ात एक हिस्सा हम उसको जला देते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारे हिस्से होते हैं, फिर उसमें सर्जरी का रोल आ जाता है। मल्टी नोडुलर गॉइटर, आप यकीन करें इतने बड़े बड़े गॉइटर्स ख़वातीन लेके फिर रही होती हैं, उनकी हिम्मत है, क्योंकि वो आपके सांस की नालियों को दबा रहे होते हैं, तो वो आप सीधा नहीं ले सकते, और एक प्रेशर से हर वक्त क्रिएट हुआ होता है। तो इनमें यह है कि जब आप जवान होते हैं, जब आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस होती है, इम्यूनिटी होती है, उस टाइम पे इन चीज़ों को ऑपरेट हो जाना चाहिए ताकि आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। और हमारे यहाँ तो इतने छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में सही परफॉर्म नहीं कर रहे, स्लगिश हैं, ग्रोथ भी स्लो हो रही है, और लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि वो हाइपोथायरॉयडिज्म या क्रेटिनिज्म का शिकार हो सकते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस जितनी फैलाई जाए उतनी कम है। अब एक और चीज़ जो बहुत सारा ज़्यादा है कि बच्चों में कभी कभी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी हाइट नहीं बढ़ी होती है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही होती, और माँ बाप कह रहे होते हैं ये छोटा रह गया, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पीयर प्रेशर भी होता है, और वो बेचारा बच्चा वैसे इग्नोर हो जाता है। तो क्या अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है और सही स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग सिर्फ ग्रोथ हार्मोन को देख रहे हैं। एक ग्रोथ ना होना एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, उसमें बहुत सारी वजह हैं। उसमें लूज मोशंस भी बाज़ लोगों को हो रहे होते हैं, बाज़ लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, बाज़ लोगों की पेरेंट्स की एवरेज हाइट कम होती है। आपकी बच्चे की एवरेज हाइट आपके पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं होती है, अमूमन हम उसी को लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन का जो टेस्ट है, ये बात आप याद रखिए, ग्रोथ हार्मोन का जो टेस्ट है वो स्टिमुलेशन टेस्ट है, वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हमने करना होता है। हमारे यहाँ पे वो स्पेसिफिकली कुछ इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं हैं जो कि सेफ़ बहुत ज़्यादा हैं। हमें इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करना होता है कि जिसमें हम उनको थोड़ी सी इंसुलिन देते हैं और फिर देखते हैं कि बॉडी का रिस्पांस आया है कि नहीं, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा है कि नहीं, और फिर उसके बाद उनका उसी वक्त सैंपल ड्रॉ करके हम भेजते हैं, और फिर हम फैसला करते हैं कि जी ये ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट है। ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल अवेलेबल है, एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके साथ जब अगर पेशेंट को डेफिशिएंसी है और वो दे दिया जाता है तो ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाती है, और टाइम है इसका। अगर आपका जो है ना बच्चा, उसकी बोन्स मैच्योर हो गई हैं, बोन्स आपस में यहाँ पे उनके छोटे छोटे से हिस्से होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, वो प्यूबर्टी के बाद अमूमन हो जाता है, 17-18 साल की उम्र में हो जाता है, तो उससे पहले ग्रोथ हार्मोन देना होता है। अगर आप मेरे पास तब आते हैं जब बच्ची 20 साल की होगी या बच्चा 20 साल का हो गया, तब ग्रोथ हार्मोन हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी फेमस बहुत सुनी जाती है लेकिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि इसका डायबिटीज़ से क्या ताल्लुक है, वो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर डायबिटीज़ के। उसका शुगर या इंसुलिन या आपके लबलबे या पैंक्रियास से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि आपकी किडनीज और रीनल और एड्रिनल ग्लैंड से ताल्लुक होता है। तो उसमें थोड़ा सा आप बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता भी है, उनको समझ नहीं आती कि ये जो प्यास या पेशाब का मैकेनिज्म है ये कैसे इफेक्ट हो रहा है। उसमें भी सिम्टम्स डायबिटीज, इसका नाम इसीलिए क्योंकि सिम्टम्स सेम है, बार बार
बार आना। यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और अमूमन ये वो पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें हम फिर जब वो हमें ये कंप्लेन करते हैं, पहले हम शुगर लेवल्स चेक करते हैं, उसके बाद हम जो है ना उनकी क्वांटिफिकेशन कराते हैं कि जी नॉर्मल बंदे को 1500 से 2000 ml तक यूरिन आता है। अगर आपका 3 से 4 लीटर तक यूरिन आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है। फिर उसमें ये होता है कि आपके डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं, ज़ुबान ड्राई होगी, आपकी जो है स्किन की टर्गर कम होगी, और उसके साथ में फिर ये होगा कि जब हम जमा करवाते हैं तो वो इतना ज़्यादा होता है। फिर हम जो है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक साइकोजेनिक भी होती है कि जिसमें पेशेंट पानी इतना ज़्यादा पीता है कि उसको यूरिन इतना ज़्यादा आता है। ये भी अगेन एक टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, 48 टू 72 आवर्स हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वाटर डिप्राइवेशन करते हैं, हम उनका पानी पीना होल्ड करवाते हैं, फिर हम यूरिन क्वांटिफाई करवाते हैं। और जब हमें मिल जाता है कि जी नहीं अभी भी यूरिन ज़्यादा है, और कुछ हम उनके सोडियम वगैरह देखते हैं कि वो भी ज़्यादा है, फिर हम एक तशखीस बनाते हैं, फिर हम उसकी वजह ढूंढते हैं कि क्या किडनी में मसला है या फिर ऊपर ब्रेन में कोई मसला है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फिर हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं। अच्छा, एक और जो केस विमेन में बहुत आता है, हम पीसीओएस पे जाएंगे, लेकिन मैं बात करना चाह रही हूँ प्रोलैक्टिन की, कि प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा रेज्ड होता है बहुत सारी खवातीन में, फिर वो बहुत सिम्टम्स में प्रेजेंट कर रहा होता है, स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और कुछ ड्रग्स से भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो थोड़ा सा आप इनके जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि लोगों के लिए बड़े अलार्मिंग हो जाते हैं, स्पेशली देहातों में अगर वो सिम्टम्स आते हैं तो लोग उसको जो है ना कहते हैं कि भाई इस पर जिन है, या खुदा न खास्ता कोई भी और इस तरह की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी ज़रूर डालिए। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो ये है कि ख़वातीन में अमूमन गैलेक्टोरिया होता है, आपको मिल्क का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, दूध आना शुरू हो जाता है, और वो ये कि वो बच्चे नहीं उनके उससे रिलेटेड नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। लेकिन ये कि प्रोलैक्टिन जो है ज़रूरी, प्रोलैक्टिन की आपने बहुत सारी वजह बताई हैं, इवन आपकी चेस्ट वॉल पे अगर कोई ज़ख़म भी है उससे भी प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है। फिर ये कि आपकी स्ट्रेस से, आपकी दवाइयों से, हम ये सब चीज़ें जहन में रखते हैं जब हम प्रोलैक्टिन के लेवल्स देखते हैं। और प्रोलैक्टिन के लेवल्स जो है ना 20-25 तक हों तब तक हम थोड़ा बहुत हम समझ जाते हैं कि ये माइल्डली रेज्ड है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होते हैं फिर जी हमें ब्रेन को ज़रूर देखना है। जब हम MRI ब्रेन का बताते हैं अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि अगर छोटी चीज़ है तो वो दवाइयों से ट्रीटेबल है, और दवाइयाँ लंबे अरसे तक रेगुलर चलेंगी, वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर बड़ी एक कोई चीज़ है तो फिर हम सर्जरी पे जाते हैं, लेकिन बड़ी के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अमूमन हम माइल्ड ही देख रहे होते हैं, और उसमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, उसमें बच्चों का पैदा ना होना, इनफर्टिलिटी होना, सर में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें हम प्रोलैक्टिन ज़रूर करवाते हैं, और अगर वो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब जो PCOS है या PCOD बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी हो रहा है, क्योंकि उन बच्चियों को मुंह पे एक्नी भी होती है, सर के बाल भी गिर रहे होते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा वेट गेन भी होता है, तो वो हर वक्त जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगा के तरह तरह के ट्रीटमेंट्स करा रही होती है, और कोर पे नहीं जा रही होती। पहले कॉलर ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब बोल रहे हैं? बात हो रहा हूँ, जरा बात। जी क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहब, ये पूछना था, मेरी खाला को 2-3 माह से शुगर है, कैसे कम हो जाए? खाला को 2-3 माह से शुगर है, और उम्र क्या है खाला की? दवाई क्या ले रही? पता नहीं, 45 साल है, और दवाई क्या ले रही है वो? अस्पताल से लेती है, मुझे नहीं पता। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली क्लियर भी नहीं थी आवाज़, लेकिन एक 45 ईयर ओल्ड वुमन को, अगर औरत को अभी अभी रिसेंटली डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है, तो उनके लिए आपकी क्या ताकीद होगी? वही देखिए, उसमें ये कि एक तो मैंने बताया खुराक का परहेज़ है, दूसरा उनकी शुगर जी सबकी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये कि दवाइयाँ जो हैं वो शुगर के मुताबिक सेट करनी होती हैं। जितनी तेज़ शुगर होती है उसी के मुताबिक मेडिसिन दी जाती हैं। अगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो बहुत हल्की मेडिसिन ले रही हैं। दूसरा जी, शुगर की किस्में होती हैं, हर किस्म गोलियों पे कंट्रोल नहीं होती है। कुछ इस तरह की किस्में होती हैं जिसमें इंसुलिन बहुत जल्दी आ जाती है, और बाज़ औक़ात तो हमें शुरू ही इंसुलिन से करना पड़ता है। पहले हमारी सोच थी कि जी सिर्फ बच्चों में इंसुलिन वाली शुगर होती है, ऐसे नहीं है। अब बड़ों में भी इंसुलिन वाली शुगर बहुत जल्दी होनी शुरू हो गई है, ठीक है। उसमें लाडा और टाइप 1 जो है वो बड़ों में भी हो जाती है। तो इसके लिए जी उनको हमारे पास विज़िट करना होगा, क्योंकि उनकी दवाइयाँ मैं दोबारा से एडजस्ट करूँगी, और फिर ये कि उनकी जो डाइट है उनको उसके बारे में समझाया जाएगा, वो इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और कॉलर आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? आयशा। जी बोलिए। मेरे बहन भाई हैं, उनके दाने हैं, पाँव पे दाने बन जाते हैं। जी, उनको उनकी शुगर चेक है? जी शुगर नहीं है।
कितनी रहती है? कितनी है उनकी शुगर? शुगर नॉर्मल है, अच्छा, शुगर नॉर्मल खाने के बाद कितनी होती है, क्वेश्चन ये नॉर्मल है। कह रही है। ये कभी चेक हाँ, ये बात है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे एक और नॉर्म पे मैं आ जाती हूँ। हमारे यहाँ पे लोग खाली पेट शुगर चेक करते हैं सुबह। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बात बताती हूँ कि रात के डिनर के बाद आप सारी रात भूखे होते हैं, तो सुबह आपकी शुगर क्यों बढ़ेगी? आपकी शुगर सुबह तब बढ़ती है जब आपकी खाने के बाद की शुगर 300-400 पे पहुँच चुकी होती है। हमारे यहाँ पे लोग खाने के 2 घंटे बाद की शुगर चेक नहीं करते, और अगर चेक करते हैं और वो ज़्यादा होती है तो उसको ये कहा जाता है कि क्योंकि हमने खाना खाया है इसलिए हमारी शुगर ज़्यादा है। ये गलत है। आपके पाँव पे ज़ख्म तभी बनेंगे जब आपकी खाने के बाद की शुगर 200 से ऊपर रह रही होगी, और वो आपने चेक करनी है। फिर उसमें दूसरी चीज़ है कि पाँव पे ज़ख्म बन रहे हैं तो पाँव की सफाई, और फिर ज़ख़म किस बैक्टीरिया की वजह से बन रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें उसके लिए ख़ास किस्म की दवाई देनी होती है, और फिर आपका जूता कैसा है, चमड़े का जूता है या क्या है, प्रेशर कितना पड़ रहा है, ये सब बातें आएंगी उसमें। और अगर उन्होंने कहा था कि पाँव के ऊपर दाने हैं, और अगर पाँव के ऊपर दाने हैं और शुगर आपकी नॉर्मल है, तो आपने प्लीज़ इन्वेस्टिगेट कराना है कि कहीं ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, फंगस तो नहीं है, या जैसे उन्होंने कहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। जब डायग्नोसिस हो जाएगा और आपको डॉक्टर देख के बता देगा कि बैक्टीरियल या फंगल, तो उस हिसाब से दवाई दी जाएगी। और कुछ लोगों को सिर्फ एक स्किन कंडीशन होती है, डर्मेटाइटिस होता है, जूता लगने से भी उनको दाने होने लगते हैं, तो अगर वो होगा तो उसकी अलग ट्रीटमेंट होगी। पर ये डायग्नोसिस जाके करवा लेना खुद ट्रीटमेंट करने से बेहतर है। दिखाना जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ, मेहताब बात कर रहा हूँ। जी मेहताब साहब। जी असल में मुझे शुगर 3 साल से ना। जी जी 3 साल से शुगर है, तो मैं ले रहा हूँ विरडोज 50 ले रहा हूँ, और जैंगलो 12.5 8.5 ले रहा हूँ। ठीक है। तो पहले लेता था तो ज़्यादा ख़राब मतलब लो हो जाती थी। अब मैं सुबह आधी लेता हूँ, आधी रात को लेता हूँ, तो उससे मेरी थोड़ी स्टेबल है। लेकिन मुझे ये होता है कि शाम को मुझे ज़्यादा होते थे, मतलब जिसम में ताकत नहीं रहती, 4 बजे से लेकर तकरीबन 6-7 बजे तक, 8 बजे तक। तो उसमें शुगर में चेक करता हूँ, शुगर भी नॉर्मल आती है, 85 आती है। तो सुबह मैं जब उठता हूँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग में तकरीबन 4:30 नमाज के बाद मैं चेक करता हूँ, तो उसमें आती है तकरीबन 110 आती है। तो मुझे ये बताएं कि शुगर की वजह से बाकी मुझे दिन को तकलीफ होती है या ज़्यादा किसी और वजह है? उम्र भी बता दीजिए अपनी। एज? उम्र मेरी है 53 है। 53। थोड़ा सा ये कि शुक्रिया, आपकी जो रैंडम शुगर है ना, जो शाम वाली शुगर है, वो थोड़ी सी ज़्यादा लोअर साइड पे है, तो आपकी दवाइयों की जो डोज़ है ना, वो एडजस्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी रैंडम शुगर थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए आपको तो हम टाइम पे ज़्यादा कमज़ोरी होती है। दूसरा ये कि शाम को जब आप क्या अमूमन चाय पीते हैं डिनर और लंच के दरमियान में, चाय के साथ थोड़ी सी ब्राउन ब्रेड 1/4 हिस्सा या फिर थोड़ी सी रोटी वो ले लें। थोड़ी सी रोटी से मुराद यही है कि 1/4 हिस्सा। जो आपकी शुगर का लेवल 80-90 पे जा रहा है ना, वो 120-130 तक चला जाएगा और आप बेहतर फील करेंगे। दूसरा, शुगर के मरीज़ों में कमज़ोरी होती है, बाज़ औक़ात हमें कैल्शियम, विटामिन डी और हमें आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, ठीक है, वो भी आपकी तबीयत में बड़ी बेहतरी ले आते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मालिक से रुजू करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम वापस आते हैं PCOS की तरफ। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो बहुत सारे सीड्स भी कह रहे होते हैं, कोई लोग हर्ब्स बेच रहे होते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ये जो सीड के पैकेजेस, टीज़ और ये सब जो है वो हो रही है। तो और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई इसमें इलाज ही नहीं है, एलोपैथी में और सारा कुछ। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि भाई किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाए, और फिर PCOS और PCOD की जो लड़कियां हैं उनको किस तरह से लेकर चला जाए। देखिए, पहले PCOS का जो था, अब क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया। अब हमारे लिए 3 में से 2 होना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, उसके साथ में हेयर ग्रोथ के हमें सिम्टम्स मिल रहे हों, या फिर हमें आपके ब्लड टेस्ट में ये मिल रहा हो कि आपके मर्दाना हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और 3rd नंबर पे फिर आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड में आपकी चेंजेस हों, ठीक है। लेकिन पहले 2 जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन 2 में हमें मिल जाते हैं, हम PCOS की ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। अब पहले कॉलर लेंगे, फिर सॉरी वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बोल रहे हो, कहाँ से? मोइनुद्दीन बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर पंजाब। जी पूछिए। मेरा सवाल है कि शुगर है 2 मैं मिक्स डाल और क्लाइमेट गोली यूज करता हूँ सुबह शाम, ठीक है। शुगर मेरी खराब होती है, लेकिन मुझे सारे जिस्म में दर्द होता है, बाजुओं में कोई तकलीफ नहीं रही। आपको
आपको समझ नहीं, आया? मुझे समझ एक्चुअली ये बहुत अनक्लियर है आपकी वॉइस, सॉरी। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। आप फिर से एक दफ़ा कॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आपने पूछा क्या है। अनफॉर्चुनेटली कॉलर को लेकिन ये कि मैं यहाँ क्लियरफाई करना चाहूँगी जी, मिक्स स्टार्ट या 70-30 इंसुलिन ये प्री मिक्स इंसुलिन है। प्री मिक्स इंसुलिन के साथ बहुत से लोगों की शुगर जो है उसमें दो मसले आते हैं, या तो शुगर बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आपका प्री मिक्स इंसुलिन के साथ आपका लाइफस्टाइल प्रेडिक्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके खाने पीने का टाइम और मिकदार खुराक की जो है वो फिक्स होनी चाहिए। दूसरा, प्री मिक्स इंसुलिन जो है जी वो पहले 2-3 साल तो काम करती है, उसके बाद हमें आपकी इंसुलिन जो है वो चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा कम हो रही है या ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसका मतलब है कि अब आपकी इंसुलिन की टाइप चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको इसके लिए अपने मालिक से रब्ता करना होगा या हमारे पास आएँ। जरूर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जी PCOS पे। जी, PCOS में ये है कि देखें जी, अब हमारे पास जब बच्चियाँ आती हैं तो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वही ट्रेडिशनल है, वेट लॉस। अब लेकिन हमारे पास अब कुछ बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं जिनका इतना वेट नहीं होता, तो जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उसमें वेट लॉस जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपका पीरियड्स रेगुलर होंगे और प्रॉब्लम्स कम होंगे। फिर दूसरी ट्रीटमेंट आ जाती है कि अगर आपके हार्मोन ज़्यादा हैं, कि जिसमें आपके मेल हार्मोन ज़्यादा हैं, उसके लिए फिर हम ख़ास किस्म की मेडिकेशन देते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, 4 पीरियड साल में होने चाहिए, अगर इससे कम हो रहे हैं तो फिर हम मेडिकेशन देते हैं, कोर्स करवाते हैं, फिर होते हैं। ये फिर एक और कॉलर लेंगे, फिर वापस हाँ। आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हो, कहाँ से? जी जी पूछिए। जी मेरी माँ का शुगर है ना वो रैंडम चलते हैं, जी। मतलब एक जगह नहीं होते, कभी 160 190 होते, कभी 120 होते। और जब वो डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने डायरेक्ट उनको इंसुलिन का डोज इंजेक्ट की थी। तो ये क्या मसला हो सकता है कि रैंडम चलते हैं, एक जगह नहीं होते? टिकती नहीं है इनकी वालदा की शुगर, ये क्या देखिए है? मेरी बात सुनिए, आपकी जो शुगर है ना, अगर हम आपने कहा इंसुलिन पे हैं पेशेंट, आपकी जो शुगर है जी वो एक रेंज में रहेगी, वो ये नहीं होगा कि वो टिकी रहेगी 150 पे। रेंज क्या होगी कि खाने के बाद उनकी जो शुगर है वो 80 और 200 के दरमियान में होनी चाहिए, और खाने से पहले उनकी शुगर 140 से कम होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। ये मुमकिन नहीं है कि पूरा महीना आपकी शुगर हमेशा रेंज में रहेगी, 2-3 बार हो सकता है वो 200-250 पे भी जाए, लेकिन उसका जो असर है वो आपकी HbA1c जो 3 माह वाला टेस्ट है या शुगर पे इतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन अगर मुसलसल शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, 250 पे जाती है, फिर 150 पे आती है, फिर 300 पे जाती है, फिर 100 पे आती है, वो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है वो ख़राब हुआ होता है, उसमें फिर आपकी इंसुलिन का चेंज होना और आपकी खुराक के टाइमिंग और ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए उनको दिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो PCOS मेडिकेशन की आपने बात की कि कुछ तो हम चले एंटी एंड्रोजेनिक दे देते हैं कि भाई आपको जो आपका टेस्टोस्टेरोन है या मेल हार्मोन है वो कम हो जाए। दूसरा आपने कहा कि पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए भी कुछ दी जाती है, medication है। मेडिकेशंस हैं जैसे आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह। हाँ। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा कोर्स होता है यूजुअली 4 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए दिया जाता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने ये कोर्स पूरा किया तब उसके थोड़ा सा बाद। रेगुलर था और उसके बाद जब छोड़ दिया तो फिर वो वापस आ गया। तो उसके लिए कोई ख़ास आप देना चाहेंगे एडवाइस सबको? मुझे मैंने यही कहा कि हमारे लिए ना 4 पीरियड्स हम ईयर सफिशेंट होते हैं, तो उसमें ये है कि हम ये इतना टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। उसमें फिर कुछ आपका वेट लॉस होना, फिर कुछ हार्मोनल थेरेपी होना, फिर कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो कि हम देते हैं, लेकिन ये बात ट्रू है कि इसका कोई परमानेंट इलाज एलोपैथी में नहीं है, ठीक है ना। और ये कि लेकिन प्रेगनेंसी, बच्चों की शादियाँ भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, ये प्रोसेस भी चलता रहता है। मेजॉरिटी टाइम जो है ना इतना चीज़ें मतलब ये कि हम इतना कर लेते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अच्छी मेंटेन रहती है। बिल्कुल जी। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं से अशरफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी पूछिए अशरफ साहब। मुझे 2004 से शुगर है, लेकिन अभी मतलब शुगर जो है वो नॉर्मल चल रहा है कई 1 साल से। जी। तो अब ये इससे कबल मेरा ऑपरेशन भी हुआ था उसका बवासीर का, और वो सही हो गया। तो अब उसके बाद जो है, लेकिन ये स्किन की प्रॉब्लम चल रही थी, शुगर की वजह से ही होगी यकीनन। पाँव में नाखून के अंदर जो है ना वो एकदम नाखून वगैरह बिल्कुल उखड़ गए थे, तो उसमें डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने नाखून के अंदर वो ट्यूब लगाने को कहा कि ये लगाएं, दवा लगा रहा हूँ। और क्या नाम है, गाँव से मतलब यहाँ इलाज कराता हूँ, और HIV भी हूँ मैं। अच्छा, HIV भी है।
चलिए ठीक है। आप ज़रूर मेरी- आंसर मेरी सुनिए। advice- हाँ, बिल्कुल, देखिए- शुगर अनकंट्रोल्ड है। लेकिन देखिए आपकी ना दो कंडीशंस हैं, शुगर के साथ में जो दूसरा प्रॉब्लम है उससे आपकी जो है ना इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपकी ट्यूब से आपकी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपको ओरल थेरेपी की ज़रूरत है, जो कि अमूमन हम 6 हफ्ते से 3 महीने तक देते हैं और उसमें जो भी नाखून की जो भी इन्फेक्शन होती है वो ट्रीट हो जाती है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ओरल थेरेपी के बारे में बात करनी होगी। बेसिकली फंगल हो जाता है ना इन्फेक्शन, और जैसे आपको HIV भी है तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल कम होगी, और डायबिटीज़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल करिए, और एंटी फंगल ट्रीटमेंट के साथ साथ हाइजीन का और अपने हेल्थ का, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, पीनल हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये बताएंगे, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जिम के अंदर ऐसे स्टीरॉइड्स या ऐसे हार्मोन्स ले रहे होते हैं जिनसे कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बन जाती है। फिर मीनोपॉज के बाद HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ली जाती है। तो ये जो एक्सटर्नल हार्मोन्स का लेना है, क्या ये डेंजरस है, क्या ये एडवाइज्ड है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ये रेगुलेटेड यूज़ होता है, हमें पता होता है कि हम दे रहे हैं कितने अरसे के लिए दे रहे हैं, और उसके बाद हम उसके साथ में हम रिस्क देखते हैं कि अगर हम OCPs दे रहे हैं तो पेशेंट की बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें मिग्रेन ट्रिगर हो जाता है, बाज़-औक़ात ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, बाज़-औक़ात वेट गेन हो जाता है, बाज़-औक़ात ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो ये हमारी रेगुलेशन के अंदर जब हम देते हैं तो हमारे जहन में ये सब चीज़ें होती हैं, और जहाँ पे भी हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है हम उन चीज़ों को रोक देते हैं। लेकिन जब आप एक जिम में या अनरेगुलेटेड ये चीज़ें ले रहे हैं, तो ख़ासतौर पे मेल्स में तो टेस्टोस्टेरोन का लेना जो है ना, प्रोस्टेट का CA उसमें हो सकता है, उसमें आपके ब्लड जो है वो थिक हो सकता है, आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ सकते हैं, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये जो है ना, फिर इस ज़हनी तौर पे आप इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अचानक से लिवर में आपके कभी जो है वो खराबी उसमें भी कैंसर डेवलप हो सकता है। जी, एक और कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं हसन बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। एक्चुअली मेरी मदर को ना शुगर है काफी ज्यादा, और मेडिसिन तो वो लेती हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कंट्रोल भी रहता है। लेकिन अभी लास्ट नाइट में ही ऐसा हुआ कि उन्होंने चावल खाए हैं तो उसकी वजह से तो उनको काफी दर्द। अभी हम उनकी वैसे फिजियोथेरेपी वगैरह भी करवा रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ उनको, और प्रॉपर फिजियोथेरेपी भी हो रही है उनकी। और इशू सिर्फ ये है कि उनके पाँव के पास जो है ना, घुटने के ऊपर काफी ज्यादा स्वेलिंग रहती है समटाइम, और हड्डियों में भी बहुत दर्द रहता है। तो आप कोई थोड़ी सी सजेशन दे सकती हैं कि हमें क्या करना चाहिए? एज भी बता दें। वैसे वॉक भी कर रही थी पहले, लेकिन उन्होंने अब जो हम फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, उन्होंने अभी हमें थोड़े टाइम के लिए मना किया कि अभी आप फिलहाल वॉक नहीं करें, क्योंकि उनके नेक पे बैक साइड पे नेक पे भी ना काफी ज्यादा स्वेलिंग रहती है, और शुगर की वजह से भी वो काफी डिस्टर्ब रहती है, जिस्म में दर्द, हड्डियों वगैरह में दर्द रहता है, और एज इनकी अराउंड मेरे ख्याल में 70 के करीब है। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए इसमें यह है कि पहली बात तो ये है कि स्वेलिंग होना पाँवों में, उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमें देखना ये होता है कि आपके किडनी के टेस्ट, आपके हार्ट के टेस्ट और आपके लिवर के टेस्ट ठीक हैं कि नहीं। अगर ये सब ठीक हैं तो उसके बावजूद स्वेलिंग हो रही है तो फिर वीनस इनसफिशेंसी उसमें आ जाती है कि आपकी जो टांगों की वेन्स हैं वो ब्लड को ऊपर पंप नहीं कर रही होती। उसमें फिर हम ये कि ख़ास किस्म की कुछ एक्सरसाइजेज और क्रेप बैंडेज कराना, कुछ प्रेशर थेरेपीज़ होती हैं वो करवाते हैं ताकि आपकी स्वेलिंग ना हो। तो इसमें ये कि आप अपनी मदर के हार्ट, लिवर और किडनी के टेस्ट जो हैं वो ज़रूर करवाएं। दूसरा ये कि पाँव एलिवेटेड रखें। मदर को कहें कि कमरे में भी बैठी हैं, लाउंज में बैठी हैं, तो हमेशा सामने एक स्टूल हो जिस पे वो पाँव रख के बैठें, पाँव लटका के ना बैठें, उससे स्वेलिंग बढ़ेगी। दूसरा ये कि जी जो आपने बोनी पेन्स की बात की तो उसमें विटामिन D, कैल्शियम, इनकी रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मसल रिलैक्सेंट्स कुछ हम देते हैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ये पेन बहुत कॉमन होते हैं। टांगों में दर्द जो हो रहा होता है उसमें हम कुछ ख़ास किस्म की मेडिकेशंस हैं जिसमें गाबापेंटीन्स आ जाती हैं, वो हम देते हैं। ये मसले सारे आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी शुगर जो है ना वो लेस दैन 200 रहनी चाहिए, और रहती है, कभी कभी भी नहीं बढ़ती, तो उनकी मेडिकेशन को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इनको ये भी बता दीजिए कि जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ हैं उसके अंदर किडनी का मुतासर होना कितना ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये सारा कुछ ऐसे आपने कहा हो सकता है। और ये जो किडनी का और दिल का और आँखों का मुआयना अलॉन्ग विद अदर स्किन एंड आपके लिम्स का, वो कितना ज़रूरी होता है एवरी ईयर या व्हाट्सएवर, जस्ट टू सी के कॉम्प्लिकेशन लेवल कहाँ तक पहुँच गया। मैंने वही बात यहाँ करूँगी कि हमारा नॉर्म चेंज होना चाहिए। हमारा नॉर्म बन गया है 200-250 शुगर नॉर्मल है, और हल्की
आजकल की इस तरह चलती रहेगी तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम हमें ज़्यादा यही आ रही है कि हमारे पेशेंट्स इंसुलिन पे तो आ जाते हैं लेकिन उनकी शुगर 250-300 ही रह रही होती है और फिर 5 सालों बाद उनकी किडनीज़ जो हैं उनकी क्रेटिनिन ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। आपका शुगर लेवल टाइट कंट्रोल पे हमने रखना है, हर सूरत 200 से कम ही रखना है और महीने में अगर 30 दिन है तो 25 दिन आपकी शुगर 200 से कम ही होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि आपकी किडनी के टेस्ट जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे या आप उससे बच जाएंगे। बाकी जी हर साल आपके आंखों के पर्दे का मुआयना होना बहुत ज़रूरी है और ये हर आई डिपार्टमेंट में हो रहा होता है, वो ख़ुद से जाके आपको करवाना चाहिए। और बाकी जो है स्किन की कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी ज़ख़म बनता है 24 से 48 घंटे के अंदर अपने मालिक से रब्ता करें, उसको वहीं पे ट्रीट हो जाना चाहिए। हफ्ते में ज़ख़म बहुत ख़राब हो जाता है और फिर वो हमारे हाथों से भी निकल जाता है। एक और कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बहावन जी, मैं मलिक मोहम्मद रुस्तम बहावनगर से बोल रहा हूँ जी। पूछिए। अब मुझे ना 5 साल से जो है ना डायबिटिक का मैं मरीज हूँ जी। तो मेरी ना अभी शुगर जो है ना जी, पहले मैं इंसुलिन लगाता था तो अभी मेरे ना डॉक्टर साहब जो प्रोफेसर साहब है ना, मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने मेरी जो है ना इंसुलिन बंद कर दी और उन्होंने गोली पर डाल दिया। ठीक है। तो अभी मेरी जो फास्टर है ना बगैर खाने के वो आती है 135। तो फिर उसके बाद खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब मैं चेक करता हूँ ना तो फिर मेरी आती है 180 यानी 9, कभी 200 आ जाती है, कभी 200 से ऊपर भी चली जाती है, कभी नीचे रहती है, यानी कि मोस्टली जो है ना वो 89, 95 ही आती है खाने के बाद। तो उसके बाद ना जी मुझे ना दिल में किसी ने घबराहट सी महसूस होती है इसमें। ठीक है। तो इस बारे में पूछना चाहता था आपकी कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जिन लोगों की शुगर पहले हाई रह रही होती है ना 250-300, जब हम उनका शुगर का कंट्रोल थोड़ा टाइट करते हैं तो उस टाइम पे उनकी बॉडी जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और आपकी जिस्म यही कहेगा कि जी मुझे 250-300 पे ही रखें, ये क्या हो गया, मेरे लिए तो शुगर लो हो गई है, लेकिन हमारे लिए वो शुगर नॉर्मल होती है। ऐसे में जब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ले लें, मिसाल के तौर पर 1 भांग सेब की ले लें, 1 स्लाइस आप आम का ले लें, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है कार्बोहाइड्रेट, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, चीनी नहीं खानी, आप थोड़ा सा फ्रूट ले लें तो वो जो घबराहट होती है वो 5-10 मिनट बाद आपकी बेहतर हो जाएगी। बाकी जी आजकल गर्मियाँ बहुत हैं, आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, स्लीप आपकी ठीक होनी चाहिए उसके, और आप अपना 3 माह वाला टेस्ट ज़रूर कराएं कि HbA1c आपका विद इन रेंज है तो फिर आपकी शुगर ठीक रह रही है। अच्छा, आप जाते जाते एक HbA1c का रेंज और नॉर्मल फास्टिंग रेंज और नॉर्मल वो रेंज बता दें ताकि इन सबको आइडिया हो जाए चेक करके कि हम सही हैं कि नहीं। खाने से पहले आपकी शुगर, फास्टिंग की हम बात नहीं करेंगे, हम प्री मील्स की बात करेंगे। खाने से पहले आपकी शुगर सुबह दोपहर शाम जो है वो 80 और 130-140 के दरमियान में होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद सुबह दोपहर शाम आपकी जो शुगर है वो 80 और 180 के दरमियान में होनी चाहिए। महीने में अगर 30 दिन है तो 25 दिन आपकी शुगर इतनी होनी चाहिए। दूसरा HbA1c हमारी प्री डायबिटीज़ वार्निंग की स्टेज है, 5.7 से 6.4 तक आपकी प्री डायबिटीज़ की स्टेज है कि जिसमें आपको अपनी डाइट में बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए और वेट लॉस करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, और 6.4 से ऊपर जो है फिर हम आपको शुगर की ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देते हैं। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर एक क्विक सा वो कर दें। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो तभी होगा जब आपकी बॉडी में फ़ैट बहुत बढ़ जाता है और ये फ़ैट जो है ये आपके विज़रास के ऊपर, आपके जिगर के ऊपर आता है। जब जिगर के ऊपर आता है इंसुलिन असर करना बंद कर देती है और फिर उसकी वजह से फिर आपकी शुगर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वेट लॉस, आपका वज़न कम होगा, आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा, तो सब चीज़ें इंशाल्लाह रेगुलेट हो जाएंगी। तो आपका एडवाइस टू ऑल द डायबिटिक्स आउट देयर क्या है? वन लास्ट लाइन। एक ही एडवाइस है, आप लोग खाने के फ़ौरन बाद बैठा ना करें, ठीक है। अब जो नई जो रिसर्च आई है वो यही है कि खाने के बाद 5 से 10 मिनट की वॉक घर के अंदर वो आपकी शुगर लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन करती है। नंबर 2, रोज़ाना 10 से 15 मिनट की वॉक हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, और वो इतनी तेज़ हो कि आपको सांस चढ़े और आपका जो है ना दिल की धड़कन तेज़ हो, ये वॉक है। आराम आराम से चलना, जो वॉक करना है वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो आपने बेसिकली ब्रिस्क वॉक करनी है। और जैसे हमारे मज़हब में भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके बाद आपने 140 कदम की चहलकदमी करनी है। आप अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं और जाते हैं, वॉक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। साथ पोषण कंट्रोल भी बड़ा ज़रूरी है कि भूख रख के खाइए और बहुत ज़्यादा नहीं खाना। अब तो वैसे ही आपको पता है जैसे अभी फेस्टिविटीज़ आने लगी है तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, डॉक्टर मदिया का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।